स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में टैक्स से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो इस शो में पूछे। हमारी कोशिश होगी उन सवालों को, आपकी जो उलझने हैं टैक्स से जुड़ी, उनको सुलझाने की हम आगे कोशिश करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर आप हमारा शो लाइव भी देख सकते हैं, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा की तरह आपके सामने लेकर आते हैं। और आज का टॉपिक है टैक्स मंत्रा स्पेशल, बच्चों पर खर्च बचाए टैक्स। आपके बच्चे भी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, माता पिता यानी पेरेंट्स बनने के बाद तमाम जिम्मेदारियों और खुशियों के बीच अक्सर इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों के कारण परिवार को टैक्स में छूट भी मिल सकता है और इन टैक्स बेनिफिट के बारे में जानकार और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर आप अपने परिवार के वित्तीय बोझ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उसमें बच्चे आपके काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य भी प्रदान कर सकते हैं। तो क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी टैक्स प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा स्टेप और सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है टैक्स प्लानिंग का। अगर टैक्स आपके प्लेस में है तो उससे जुड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी अपने आप होने लगती है। तो इसीलिए इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों पे जो आप खर्च करते हैं, उनकी पढ़ाई पर, उनके एजुकेशन पर, उनके बेहतर भविष्य के लिए जो भी आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके ज़रिए टैक्स में आपको क्या क्या मदद मिल सकती है, टैक्स में क्या क्या प्रावधान है ऐसे जिसका कि आपको पता होना चाहिए, ये हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और वो सीए भी हैं, सुधीर कौशिक, को फाउंडर एंड सीईओ taxspanner.com से। सुधीर जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का आइडिया मैं कहूँगी कि ये सुधीर जी ने ही दिया हमें कि इस पर भी बात करनी आज के समय में ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, काफ़ी शुरुआत से ही आजकल प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिए कि उससे जुड़े टैक्स एक्सपेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, उससे आपके टैक्स भी बच सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम समझना चाहेंगे उनके बेनिफिट के लिए। पेरेंट्स जो भी कुछ प्लानिंग करते हैं तो टैक्स सेविंग ऑप्शन क्या क्या है उनके पास, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सके, उनकी फ्यूचर प्लानिंग भी बेहतर तरीके हो सके और वो टैक्स भी बचा सके। ऐसे कुछ ऑप्शन हमें बताइए सुधीर जी। धन्यवाद पूजा। ये जो लोग हम अपनी एक यंग एज में हैं या ओल्ड एज में, डिफरेंट एज में हम बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जहां पर टैक्स सेविंग तो होगी ही होगी। मतलब एक तरफ टैक्स सेविंग है, दूसरी तरफ उनका हेल्थ या वेलनेस, ओवरऑल वेल्थ जो है वो बेहतर होगी। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है। खाली टैक्स कम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। टैक्स कम करने का पर्पज है कि जो पेरेंट्स की जो बर्डन है फाइनेंशियल वो कम होता है, इसलिए हम वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। उनका 30% तक टैक्स जाता है या सरचार्ज, तो उसको बचाना एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फाइनेंशियल नीड है उस बच्चे की, चाहे वो उसकी एजुकेशन के लिए हो या उसकी हेल्थ के लिए हो, या हमने जो उसको विरासत में जो चीजें देनी है, जो भी हमारी पैसा है वो उसको मिल जाए। तो ये तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ टैक्स नहीं, टैक्स तो बचाना है, दूसरा उसकी हेल्थ एंड उसकी वेल्थ को बनाना है। अब हम इसमें जैसे सबसे पहले बात करते हैं बचपन से लेकर के, एक तो होता है ना कि लॉन्ग लाइफ, जो भी हमारी जिंदगी है, आप उसको 100 साल अगर मानते हो, हर समय के लिए कुछ ना कुछ टैक्स लॉ में अवेलेबल है। अब अगर हम देखें कि बच्चा जब होता है तो उसके लिए बचपन से ही अगर आप चाहो तो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, या अगर लड़की है तो उसके लिए जीवन सुकन्या भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर हायर जो इंटरेस्ट है वो मिलता है और दोनों में टैक्स फ्री है। तो उसकी एफडी की जो हम ज्यादा वकालत नहीं करते, क्योंकि एफडी का अगर इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है और पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाता है। दूसरा, जो अगर मैं अपने सैलरी में हूं तो 2400 रुपए तक की मुझे, यानी कि 100 रुपीज पर चाइल्ड,
मिलती है, जो कि एजुकेशन अलाउंस के नाम से है। उसका कोई बिल नहीं देना पड़ता, लेकिन 2 बच्चे होने चाहिए और वो पढ़ने वाले उम्र में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्कूल भी नहीं जाते हैं और आप वो अलाउंस क्लेम कर लें। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आ गए हम, उसके बाद ट्यूशन फी होती है, जहां पर बच्चा अगर वो मिडिल क्लास में चल रहा है और उसका स्कूल का ट्यूशन फी, कोई डेवलपमेंट फी, कोई उसका आने जाने का खर्चा, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ये मिलता है एटीसी में ट्यूशन फी का। तो ट्यूशन फी आप क्लेम करें एटीसी में। जिन जिन लोगों के बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं या जाने वाले हैं, वो जरूर प्लान करें कि कोई मेजर एटीसी का कंट्रीब्यूशन ना करें। कोई बड़ी मनी बैक पॉलिसी या इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो उनका फाइनेंशियल क्रंच बन जाता है, क्योंकि जब आपको डिडक्शन मिलनी ही है, बच्चों को पढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई सोचेगा कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है। और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी हमारी, अगर 1 लाख 1.5 लाख तक की अगर 2 बच्चों की है, तो हमें और बाकी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा हल्का रखना चाहिए। उसकी जगह हम एनपीएस की तरफ जा सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह से गोल को अपने फाइनेंशियल दोनों को पूरा कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है कि आप एटीसी में सब कुछ करते रहें, कभी कभी थोड़ा शफल करना चाहिए। ये बहुत बार हम लोगों को समझाते हैं कि कोई पॉलिसी ले लिया, उसको थोड़े दिन डेफर भी कर दो, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच भी अच्छा नहीं है। आप अपनी जरूरतों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हो, या जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर रहे हो अपने गोल के लिए। अगर हम इसके बाद देखेंगे, एटीसी के अंदर हमने 3 चीजें देख ली हैं, जहां पर आपको ट्यूशन फी मिलेगी बच्चों के लिए जो आप कर रहे हो, और उसका एक यूलिप प्लान भी होता है। अगर आपने बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म, जो उसकी हायर एजुकेशन के लिए कोई फाइनेंशियल गोल है, सपोज करो उसको डॉक्टर बनाना है, या कोई और इंजीनियर बनाना है, या विदेश में पढ़ाना है, और आपके पास 15-20 साल का समय है, बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप यूलिप प्लान ले सकते हैं, क्योंकि उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी होती हैं। और यूलिप में एक और फायदा है कि वो इक्विटी की वजह से आपको जो हायर रिटर्न की एक लॉन्ग टर्म में, अदरवाइज इक्विटी शॉर्ट टर्म में हम सलाह नहीं देते हैं। अगर आपके बच्चे की एजुकेशन 2-3 साल आगे है, तो फिक्स डिपॉजिट से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने टाइम में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में क्या करें, आप जो यूलिप है उसको मंथली आप उसकी कोशिश करें प्रीमियम दें। और वो 15-20 साल में आप देखोगे जो भी आपका लक्ष्य है, 1 करोड़ या 50 लाख, जो भी आपको बच्चे के लिए चाहिए, वो आसानी से होगा, प्लस टैक्स सेविंग होगी। तो एटीसी में आप बच्चे के लिए ऐसे भी सेविंग कर सकते हैं, अगर आपको ट्यूशन फी बच्चे की ज्यादा नहीं है कई बार। दूसरा इसमें ये करें कि अगर मेरे पास पैसा है, और ये यूलिप करने का एक पर्पज है कि कई बार हम खुद ही नहीं है दुनिया में, और बच्चे के एजुकेशन के लिए भी पैसा नहीं जोड़ पाए, तो वो एफडी या कोई आरडी वगैरह से पैसे से वो रिस्की होता है। इसलिए यूलिप के लिए हम सलाह देते हैं कि अगर हम नहीं भी हैं दुनिया में, तो बच्चे की जो मैरिज है या जो उसकी एजुकेशन है, उसके लिए पैसा उसको पक्का पक्का मिल जाएगा। जीवन सुकन्या में सपोज करो हमने 2 या 3 साल पैसा दिया और हमें कुछ हो गया, तो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेरेंट, अगर उनको ही कुछ हो गया, इसलिए वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर आपके पास पैसा पूरा है, तो फिर ये टैक्स फ्री रिटर्न्स में ले लें। और रिस्क वाली रिटर्न में जाने की, जिनको लगता है कि भाई मैं यूलिप में रिस्क है, वो ना भी जाना चाहें, तो फिर सुकन्या समृद्धि में रहें और पीपीएफ में रहें। पीपीएफ का इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट में ऐड होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो वैसे तो टैक्स फ्री है, लेकिन जो जब तक बच्चा माइनर है उसकी इनकम आपकी इनकम में जुड़ती है। लेकिन माइनर बच्चे के लिए भी 1500 रुपए की डिडक्शन आपको मिलती है। तो थोड़ा बहुत पैसा आप उसके नाम से एफडी में रखते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा पैसा एफडी में रखना माइनर बच्चों के लिए हम मना करते हैं। बच्चा जब 18 साल का हो जाए, 18 ईयर्स प्लस, चाहे लड़का है या लड़की, तब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखें के लिए, क्योंकि उसकी मैरिज और एजुकेशन गोल दोनों पास आ गए हैं। और उसको जो इंटरेस्ट इनकम होगी, जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है फिक्स डिपॉजिट पे, वो बच्चे की मानी जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी जो एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी कर रहे हैं, प्लस टैक्स भी बच रहा है, क्योंकि बच्चे की उस समय इनकम नहीं होती है 18 साल से 21-22 साल तक, जब तक जॉब लगती है, तो वो कुछ सालों में उसकी एजुकेशन के लिए, लक्ष्य के लिए जो पैसा रखा गया है, उस पर आप टैक्स से भी बच सकते हैं, और वो फाइनेंशियल गोल भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में मेजर होने पर बच्चे के आप एफडी बच्चे की जरूर कर दें, ताकि उसका वो रिस्क खत्म होता चला जाए। नहीं तो वो कई बार रिस्क में पैसा ज्यादा देर ना रखें, चाहे तो यूलिप से विड्रॉ करना पड़े, चाहे किसी और, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के करना था, जो भी है, उस गोल को पक्का कर दें। अब एजुकेशन में एक और तरीका है कि सपोज करो हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास पैसा ही नहीं है इतना कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए जोड़ पाए, पैसा नहीं जोड़ पाए, और कोर्स उसका महंगा,
तो उसके लिए 80E में एजुकेशन लोन है, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन या कॉस्टली एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, 80E में अनलिमिटेड डिडक्शन मिलती है। अनलिमिटेड, मैं दोबारा बता रहा हूं, अनलिमिटेड है। चाहे बच्चा आपका इंडिया में पढ़ रहा है, चाहे वो आपका विदेश में, चाहे आप 1 करोड़ का लोन लेते हो, और ये सभी सैलरीड हो या बिजनेस, दोनों क्लास को मिलता है। बहुत ही बढ़िया है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप पीएफ से पैसा निकालते हो अपने रिटायरमेंट से, जो कि हम सख्त मना करते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को, पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना कल वो बच्चों से पैसा मांगेंगे, जो कि मुश्किल होगा। बच्चे विदेशों में सेटल हो जाते हैं, और टैक्स बेनिफिट तो चला ही गया। आपके पास इंटरेस्ट फ्री पीएफ पे पैसा था, जो कि आपको नहीं विड्रॉ करना चाहिए, या किसी एफडी में अपने किसी बच्चे की मैरिज के लिए रखा है, उसको भी नहीं छेड़ना चाहिए। एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन बहुत अच्छा है, और उसके अंदर पेरेंट जो है उस इंटरेस्ट को, अपने बच्चे के लोन का इंटरेस्ट है, जब तक उसकी जॉब नहीं लग रही, वो जो लोन की ईएमआई है पेरेंट्स पे करते हैं, और वह चाहे तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और वो इंटरेस्ट पूरी तरह से उसकी सैलरी हो या उसकी बिजनेस इनकम हो, उससे एडजस्ट हो जाता है। तो हम इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं। बच्चा जो है उसकी ईएमआई पे कर सकता है आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में। तो उसको कोशिश करे कि बच्चा जैसे जैसे उसकी इनकम होती है वो उसी को ही पे करने दें। उस बच्चे की भी टैक्स डिडक्शन मिलेगी, प्लस वो फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं, उसको भी समझ आ जाएगा पैसे का इस्तेमाल करना। थोड़ा फाइनेंशियली वो भी प्राउड फील करेगा कि मैंने खुद की पढ़ाई के लिए अपने जो है पैसा पे किया है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कई बार हम वैल्यूएबल्स तो दे देते हैं बच्चों को, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन वैल्यूज भी सिखानी चाहिए। तो पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी कीमत रखनी है, ये भी बच्चों को हम इस एजुकेशन लोन के थ्रू सिखा सकते हैं, ना कि हम खुद को मजबूरी की हालत में डाल दें, पीएफ और एफडीज वगैरह तोड़ दें या अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। उसको कम करना चाहिए। मजबूरी में ठीक है, लेकिन इमोशनल होकर के ये ना करें। मैं फाइनेंशियली कह रहा हूं कि आपको अगर लोन अवेलेबल है तो प्लीज लोन ले लीजिए, और उसमें आपको प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज भी करनी पड़ती है तब भी कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट सेव करते हो अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो जो एजुकेशन लोन लेते हो। तो इसमें फायदा ये है कि आपका कैश फ्लो भी बना रहता है, टैक्स डिडक्शन भी मिलती है, और बच्चे को जो चाहे हायर से हायर, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप बिना किसी संकट के, अगर आपने पैसा नहीं भी जोड़ा है पहले दिनों में किसी भी कारोबार की वजह से, या किसी नौकरी अच्छी नहीं थी, जो भी था, लेकिन अब बच्चे के फ्यूचर को आप बनाना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है हमारी सरकार ने, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने दी हुई है। इसके बाद जो हमने नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक के लिए बच्चों के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है, और सभी हमारे रेजिडेंट भाई के लिए अवेलेबल है ये सारी चीजें। अगर आपको इसके बाद एजुकेशन के बाद जाना होता है हेल्थ, बच्चे की हेल्थ के लिए भी हमें डिडक्शंस मिलती हैं, जो कि 80D में उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हम जब फैमिली का कराते हैं तो पूरा उसमें बच्चे का भी कराते हैं, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ कराते हैं तो बच्चे का भी, और कराना चाहिए। क्योंकि आजकल कभी कभी एक छोटी उम्र में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाता है, और इलाज कराना तो जरूरी है। सुधीर जी, मेडिकल ट्रीटमेंट पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा हम अपने दर्शकों के लिए एक बार सम अप कर दें कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बोले हैं। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट के तरीके जो हमने आपको बताए, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि के ज़रिए आप अपने जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। उसके अलावा यूलिप के ज़रिए आप ये प्लानिंग कर सकते हैं, जिसका कि आपको जो पूरा एडवांटेज है वो एटीसी में भी मिलता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एटीसी एग्जॉस्ट हो जाता है, 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं। ट्यूशन फीस है, अगर आप फीस हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। और एजुकेशन लोन, जो कि अभी सुधीर जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया कि अगर आपने इकट्ठा नहीं किया है पैसा, तो एजुकेशन लोन भी बहुत अच्छी सुविधा है जो सरकार ने दी है, और उसका फ़ायदा भी सरकार आपको देती है टैक्स बचाने में। सेक्शन 80E के तहत आप इसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, और उनके लिए सेविंग भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी डॉटर है, लड़की है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम तो बहुत ही बढ़िया, और एनपीएस के ज़रिए भी आप यहाँ पर सेविंग कर सकते हैं। अगर ये जो आपने एजुकेशन लोन की बात की, इसी को थोड़ा इलॉबरेट उसको समझना चाहेंगे। अगर फॉरेन एजुकेशन कोई करवाना चाह रहा है तो उससे जुड़े एक्सपेंसेस और उससे जुड़े अगर कोई लोन लिया है तो वो भी क्या इसमें शामिल है?
में जो एजुकेशन तो कर सकते हो, लेकिन लोन आपको इंडिया में लेना पड़ेगा, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। किसी पर्सनल रिलेशन में नहीं ले सकते। जैसे होम लोन आप आपस में किसी दोस्त से, परिवार से भी ले सकते हो, डिडक्शन मिलती है होम लोन के लिए। लेकिन एजुकेशन लोन के लिए हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो आरबीआई से परमिटेड है, उन्हीं से लोन लेना है। अगर आप बाहर से लोन लेते हो तो उसकी डिडक्शन इंडिया में नहीं मिलेगी। वो इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करते हैं और यहाँ के लोगों को। तो अगर मेरे को बाहर पढ़ना है, वो यूनिवर्सिटी तो अलाउड है, उसका जो खर्चा है मेरे को वो यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन मुझे लोन इंडिया में लेना पड़ेगा, और वो लोन यहाँ के बैंक से, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक हैं, या एसबीआई, ये सभी बैंक आज की डेट में एजुकेशन लोन देते हैं। लेकिन हमने देखा है लोग इससे पता नहीं क्यों बचते हैं कि बच्चे के लिए तो मैं अपने पास से पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी। आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंशियल नहीं ले रहे हो। फाइनेंशियल डिसीजन को फाइनेंशियली करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो भी पैसा बचेगा, देखो टैक्स जो भी जाएगा ना, जिसके हाथ से भी जा रहा है, कुछ भी कभी भी डायरेक्ट वापस नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता, इंडिया में तो नहीं मिलेगा। कोई बेनिफिट आपको डायरेक्ट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, किसी भी सरकार ने पहले भी नहीं दी, और जो अब गारंटी मिल रही है उनमें भी किसी टैक्स पेयर को कोई गारंटी नहीं है कि आप ज्यादा टैक्स दोगे तो आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा आप बता दीजिए। नहीं है तो फिर टैक्स बचाओगे तो फायदा होगा, क्योंकि जो 30% आप टैक्स दे दोगे उसको क्या फायदा है। तो इसलिए हम कहते हैं एजुकेशन लोन में अलग से एक डिडक्शन मिलती है, तो उसको जरूर लो, और अपने पीएफ को या अपने एफडीज को या अपने गोल्ड को, इन चीजों को इसके लिए कुर्बान ना करें, इसके लिए ना छेड़ें। और अगर लोन नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, फिर तो बात अलग है, या कम मिल रहा है, लेकिन प्लानिंग अगर मिल रहा है जो चल तो रही है आपकी, उसे आप जारी रखिए हाँ जी। जी। अपनी प्लानिंग जो है उसको आप जारी रखिए, अपने पीएफ को, अपने एफडी को मत तोड़िए। और अगर बच्चों की पढ़ाई की बात है तो एजुकेशन लोन लेने से कतराइए नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि एग्जॉस्ट होके कोई भी चीज़ ना करे, उसके लिए कोशिश करिए कि अभी से प्लानिंग आप शुरू कर दीजिए, ताकि एंड मौके पर लास्ट मिनट आपको कोई प्लानिंग ना करना पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे जी, और दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधीर जी, ब्रेक में जाने से पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ पे, बच्चों के हेल्थ से जुड़े अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स का फायदा मिल सकता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। बच्चे की जो जिम्मेदारी है, कुल एक होता है ना होलिस्टिक, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा ही ध्यान रखना होता है। पढ़ाई जैसे जरूरी है उसी तरह उसका हेल्थ भी है। तो हेल्थ में जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ सबसे पहले सभी पूरे परिवार के लिए, और दो सबके लिए डिडक्शन 80D में ही है, जो 25,000 की मिलती है उसके अंदर ही निहित है, उसके अंदर ही इंक्लूडेड है 5,000 की। और वो जरूर कराना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं ना, उनको हमें जब जब अपनाएंगे तो समझ लो कि फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी निकल भी गई या बड़ी है, जो भी है, तो वो समय पर पता लगने से उसका इलाज का खर्च कम होगा। चाहे आपका प्रीमियम या उतना कवर ना हो, रिस्क कवर, तो उससे आप बच जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि वो आपका कैश, इवन आपका जो इंश्योरेंस था उसके ऊपर देना पड़ा, क्योंकि सपोज करो आपका 5 लाख का बीमा था और 10 लाख का इलाज हुआ, तो आपका जो बाकी फाइनेंशियल गोल है जिंदगी में, एक मुसीबत ने बाकी 10 मुसीबत बढ़ा दी। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ को भी छोटा ना समझें, और जरूर करें, बच्चों को भी कराना चाहिए, तो उसकी टैक्स छूट भी है। उसके बाद उनका मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए करा लें कि बाई चांस कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई बार कुछ चीजें, जैसे अभी कोविड आया है, तो ऐसे में जो आपने नहीं सोचा है वो बीमारी भी आ सकती है, और किसी न किसी को दुर्भाग्यवश ऐसा फेस करना पड़ता है। तो हमें मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऊपर से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ जाएगी, तो परिवार टूट जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसे में वो पूरा मेडिकल इंश्योरेंस को करें, सिंबॉलिक ना करें। लोगों ने 5,000 करा के ऐसे सोचते हैं किसी पर एहसान किया है। बहुत बार हम रिटर्न्स में देखते हैं कि वो 25,000 की छूट पूरा नहीं लेते, यानी कि अपने परिवार को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखते हैं। ये पता नहीं ऐसा क्यों है। वो इसको एक ऐसा एक्सपेंस समझते हैं जो कि अगर हमें तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी आपकी जो कहते हैं किस्मत है, ब्लेस्ड हो आपको, भगवान ने नहीं बीमार किया, तो इसको आप डोनेशन समझ लो। क्योंकि सिर्फ समझना एक थॉट प्रोसेस होता है, और अगर कुछ हो गया तो कहां से आएगा पैसा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो आपके सारे फाइनेंशियल गोल हिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस, इसकी छूट भी लेनी चाहिए। और अगर आपके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स है, उसकी बात हम अलग करेंगे, 50,000 की मिलती है। लेकिन इसमें दादा दादी अपने पोते की या उसकी बच्चे उसकी नहीं कर सकते हैं, उनको क्लेम नहीं मिलेगा, पेरेंट्स को ही मिलता है डिडक्शन। इसलिए हम इस सेक्शन में बता रहे हैं कि वो बच्चों का अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं इंश्योरेंस में।
उसके बाद अगर मेरे पास दुर्भाग्य से कोई बच्चे को डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मतलब उसके पास कोई ना कोई मेडिकल कई बार आईज में या हाथ पैर में कोई परेशानी है और वो डिसेबिलिटी की भी डिडक्शन मिलती है अगर मैं उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा हूं या मैं उसका कोई एक मेंटेनेंस जो कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ एज ए पेरेंट, तो वो मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। 80D सेक्शन है, 80D के बाद ही, तो वो डिडक्शन भी आप ले सकते हो। उसमें 40% से कम डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है, इसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलती है और वो डिडक्शन आपको अप टू 75,000 आप ले सकते हो। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ इसके नॉर्म्स होते हैं या इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर हम उनको देख लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर हमने ये सोचा कि भाई इसको अवॉइड करना है तो आपका नुकसान ज्यादा है, इसलिए कोशिश करो कि आप इनके बारे में जान लो अगर आपके पास बच्चे की डिसेबिलिटी है। और अगर वो 40% से ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वो 1,25,000 तक आपको छूट मिलती है इसी सेक्शन में 80D में। तो जिनके पास, क्योंकि खर्चा बहुत होता है अगर बच्चे की कोई डिसेबिलिटी है। तीसरा, इसके बाद मेडिकल में एक मिलती है 80DD। अगर हमें कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, जैसे कई बार एड्स जैसी बीमारी होती है, रीनल कुछ होती है मेडिकल की, या कुछ न्यूरो होती है ब्रेन की, बच्चा थोड़ा दिमागी तौर पर भी परेशान है, तो ऐसे में 80DD की भी ले सकते हैं। ये 40,000 से शुरू होती है अप टू 60 ईयर्स एज। अगर मैं 60 साल से 80 साल के बीच में हूं तो उनके लिए अलग है। तो अगर अभी हम 40 साल तक 60 साल तक की मान लेते हैं क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो 40,000 रुपए आपको मिलेगी 80DD में। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो होते हैं और उस बीमारी का नाम, ये सब कुछ हमें रिटर्न्स के साथ देना पड़ता है, अप्रूव होता है, तब ये डिडक्शन मिलती है। तो ये 80DD और 80DD ये सेक्शन कम लोगों को पता है, और इसके लिए अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लें। लेकिन टैक्स जहां बचता है उससे बच्चे का और आपके परिवार का भला होगा। जी बिल्कुल। जी। तो ये तो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की बात की, मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल केस है तो उसमें किस तरह के से आप टैक्स बचा सकते हैं, इसके बारे में बात की। एक आखिरी सवाल होगा, समय की थोड़ी कमी है तो उसके बाद हमें शो को समेटना भी होगा। अगर मान लीजिए बच्चे की प्लानिंग करते समय हमने कोई घर बच्चे के नाम ले लिया है, तो क्या उसमें भी जो होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन का फ़ायदा हमें मिल सकता है? हम सलाह देते हैं, जैसे बच्चा जब 18 साल का होता है, क्योंकि मान लो आज की डेट में शादियां वैसे थोड़ी देर से भी होने लगी हैं, या बच्चे की शादी के लिए भी अगर आप पैसा जोड़ रहे हो और आपके पास ज्यादा है, आपने सुकन्या समृद्धि में तो 1.5 लाख से ज्यादा कर नहीं सकते हो, या आपके पास जो एफडीज हैं वो हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, तो बच्चे भी 18 साल के बाद वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है होम लोन की। तो हम कहते हैं कि बच्चे को आप पैसा दे सकते हो क्योंकि उसकी इनकम तो नहीं है, लेकिन वो डिडक्शन अपनी ले सकता है और उसको होम लोन भी मिल सकता है। आप एज ए पेरेंट भी रह सकते हो, ज्वाइंट लोन भी ले सकते हो, और वो इंटरेस्ट उसका क्लब होता रहता है जब तक उसकी इनकम नहीं होती है। लेकिन इससे फायदा क्या है, वो एप्रिसिएशन जो मिल रही है उसको, वो या उसके पास अगर एफडी इंटरेस्ट वगैरह है ज्यादा, जिनके पास पैसा है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है जो होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन के साथ। तो एप्रिसिएशन, आपके पास कोई टैक्स लग नहीं रहा, और शादी के समय पर आप बच्चे को या तो घर गिफ्ट कर सकते हो या वो घर वो बेच करके आप अपना जो बाकी जरूरी काम है वो कर सकते हो। तो कई बार इस पैसा जोड़ने का एक तरीका है। हाँ, इससे अगर कम पैसा है तो आप गोल्ड बॉन्ड एक तरीका है जो हर क्वार्टर पे निकलते हैं और उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 8 साल इंतजार करना पड़ता है। 8 साल से पहले रिडीम करने पर टैक्स लगता है। तो जिनके पास थोड़ा थोड़ा भी पैसा है, 5-10 हजार के भी बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो हर क्वार्टर पे, 50,000 जितना चाहे खरीद सकते हैं। तो गोल्ड खरीदना भी, क्योंकि शादी का अगर हमने कहीं देखना है तो शादियों में ये एक बहुत ही जरूरी तरह से हम कहेंगे, या इसको थोड़ा ऑस्पिशियस भी माना जाता है, और गोल्ड शादियों में यूज भी होता है, और एक ये हेज है, इसमें इन्फ्लेशन से बड़ी बढ़िया रिटर्न मिलती है। तो गोल्ड बॉन्ड्स को हम फिर रिकमेंड करते हैं जिन्हें क्वार्टरली थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, 8 साल से ज्यादा समय बच्चे की पढ़ाई का या शादी का। तो ये घर करना है अगर हमने अपना वेल्थ पास ऑन करना है बच्चे को। गोल्ड इसलिए करना है क्योंकि गोल्ड से हम शादी या उसकी एजुकेशन में एक सेफ रिटर्न उसको दे रहे हैं। एफडी तब करना है जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो डिफरेंट एज है, उसके हिसाब से, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल
जी सुधीर जी, समय की थोड़ी कमी है, तो इस चर्चा को यहीं ख़त्म करना होगा, लेकिन काफ़ी कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हमें पता चले कि गोल के ज़रिए और एज वाइज कैसे आप धीरे धीरे बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग आप एंड ऑफ द मोमेंट मत करें, शुरुआत से ही बच्चों की प्लानिंग शुरू कर दें। उससे हेल्थ से जुड़ी, उसकी पढ़ाई से जुड़ी, शादी से जुड़ी अभी से जो प्लानिंग है वो अभी से शुरू कर दें। उसका टैक्स का फ़ायदा भी आपको काफ़ी जगह पर मिल सकता है। इसी नोट के साथ सुधीर जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।